स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो जीएस सुधा बुक है उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम पॉलिटी आपका मौलिक कर्तव्य तक यानी कि भाग 5 के पहले तक जो मूल कर्तव्य थे आपके उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में भाग 5 को डिस्कस करने वाले हैं। जो भाग 5 है आपका बेसिकली कौन सा, जो आपका भाग 5 है ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, और जो कि सबसे बड़ा भाग माना जाता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं राष्ट्रपति को देखते हैं हम। राष्ट्रपति राष्ट्र की अखंडता और साधारणता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक व देश का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम नागरिक और देश का प्रमुख होता है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसका जो भाग 5 है वो संघ की कार्यपालिका तथा राष्ट्रपति का उल्लेख करता है। तो भाग 5 में संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया है, यानी कि भाग 5 जो है यूनियन यानी कि संघ के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति को हम जो एक एक आर्टिकल हैं उससे पहले हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जो कि बहुत पुरानी ट्रिक है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे द्वारा बनाई गई, ये आपने बेसिकली पढ़ी होगी, किसी ना किसी बुक में ज़रूर आपने पढ़ी होगी। तो हम आपको एक पहले ट्रिक बता देंगे, इसके बाद हम आगे जो राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं 52, 53, 54, तो इससे आपको एक आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ट्रिक पे बात करते हैं। तो ट्रिक है जो आपकी वो पकानी कोका दयो दसम जो होती है, ये आपकी ट्रिक होती है। क्या है? पकानी कोका दयो दसम। यहाँ पे हम आर्टिकल लिख देते हैं। तो ये आपका 52 हो गया, ये 53 हो गया, ये 54 हो गया, ये 55, 56, 57, 58, 59, 60 और ये आपका 61 हो गया। और ये जो है सिंगल सिंगल वर्ड है, ये हम आपको अभी ये बताने वाले हैं दयो दसम में क्या होता है। तो पकानी कोका से हम बताएंगे। राष्ट्रपति के पद के बारे में डिस्कस किया जाता है। कोका पकानी में काका जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान, और नी से जो होता है ये आपका निर्वाचन होता है। इसको हम अलग पेन से भी डिस्कस कर लेते हैं, निर्वाचन। इसके बाद अगला जो का आता है ये आपका होता है कोटा, और जो उसके बाद अगला का है यानी कोका में जो दूसरा का है वो आता है आपका कार्यकाल से संबंधित। और दयो में पहला जो दा आता है ये दशा से संबंधित होता है। इसके बाद सॉरी, ये जो दयो दयो है ये आपका दयो, इसमें जो दा है ये दोबारा निर्वाचन से संबंधित है। यानी कि आर्टिकल जो 57 है इसको हम दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है राष्ट्रपति का। और यो से आपकी योग्यता हो जाती है। दसम में दा जो होता है इसमें दशा होती है, सा से शपथ होता है और माँ से महाभियोग होता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। पकानी कोका दयो दसम आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। यह आपका आता है राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का प्रधान, निर्वाचन, कोका में आपका कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशा, शपथ, महाभियोग। अब चलते हैं एक एक करके हम आर्टिकल को देखते हैं। ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें ये आपको एक बार रिवीजन करने में आसानी होगी। तो इससे आप अब आर्टिकल कहीं से भी आपको पूछ लिया जाए, बस आपको ये ट्रिक लिखनी है। किसी भी पेपर में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, आप बस ट्रिक लिखिए और पूरा आप राष्ट्रपति आप करने लायक हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे जो आर्टिकल 55 है ये किससे संबंधित है, तो आप जस्ट ट्रिक लिखेंगे पकानी कोका दयो दसम 52, 53, 54, 55। अब 55 आपको पता है जो आपका कोटा होता है उससे संबंधित होता है। आपसे पूछ लिया गया अब 57 आर्टिकल है, तो आप पकानी कोका दयो दसम लिख चुके हैं। तो जो दियो दसम होता है इसमें आपका ये 57 आर्टिकल बनता है। तो इसमें आप बता देंगे कि दोबारा निर्वाचन से संबंधित होता है। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, राष्ट्रपति आप पूरा सॉर्ट आउट कर देंगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं। आर्टिकल 52 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 52 कि आर्टिकल जो 52 है वो भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद आपका आता है, ये मैं यहाँ पे भी लिख के चलता हूँ, ठीक है, पकानी कोका दयो दसम, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन
आर्टिकल 54 कहता है निर्वाचक मंडल होगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ होंगी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद विधि। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ता क्या होंगी। और आर्टिकल 59 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होंगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और आर्टिकल जो 62 आता है ये क्या है, तो आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय असंख्यक रिक्ति भरने के निर्वाचन व्यक्ति की पद विधि। 72 में कहा गया है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यता, वह भारत का नागरिक होगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, वह दिवालिया घोषित ना हो। तो ये राष्ट्रपति की 5 योग्यताएं होती हैं। निर्वाचन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक होना अनिवार्य होता है, तब आप राष्ट्रपति का नामांकन कर सकते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं तो वर्ष 1957 से पहले प्रस्तावक और अनुमोदकों की जो न्यूनतम संख्या थी ये आपकी 10-10 कर दी गई थी, मतलब पहले हुआ करती थी, लेकिन अब 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होने आवश्यक हो गए हैं। जमानत राशि की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जो होता है ये आपका 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा करानी पड़ती है आपको। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, मतलब 15,000 रुपये उसको वापस नहीं दिए जाते हैं अगर वो 1/6 वैध मतों का प्राप्त नहीं कर पाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, तो राष्ट्रपति के अगर हम निर्वाचन मंडल की बात करें तो संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नोट 70वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा केंद्र सरकार, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे बेसिकली देख लीजिए, जो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, राज्य की जो लोअर अपर हाउस होता है, कभी कभी जैसे यूपी में 2 हाउस हैं, तो जो विधान परिषद होती है, विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पे भाग नहीं लेती है। तो देखो संसद के दोनों सदन में राज्यसभा और लोकसभा हो गया। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग ले चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में मतलब दिल्ली और पुडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने का अधिकार यहाँ पे दिया गया था। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां क्या हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा, इस प्रकार निर्वाचन गुप्त मतदान होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता ही होगा कि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। इससे पहले भी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला आता है राष्ट्रपति की शपथ। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाएगा। मतलब अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होती है तो वहाँ पे फिर जो उन वकीलों में जो वरिष्ठतम होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। कभी कभी आप बेतुके प्रश्न भी कर देते हैं कि अगर वो भी उपस्थित नहीं है, तो जैसे सीजीआई उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ सीजीआई वहाँ पे शपथ दिलाएगा। अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो उनमें से जो वरिष्ठ होगा वो दिलाएगा, और वो भी वरिष्ठ उपस्थित नहीं है तो उनमें से, मतलब जो सीजीआई के अलावा अगर सीजीआई नहीं है, वैसे तो नॉर्मली सीजीआई शपथ दिलाते हैं। अगर स्थिति ऐसी बनती है कि सीजीआई उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में जो वरिष्ठतम सीजीआई होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये एक सीधी सी बात आपको याद रखनी है। अगला आता है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति को निःशुल्क
आवाहन उपलब्ध है। राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियां, भत्ते, विशेष अधिकार का हकदार है जो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन ये 5 लाख रुपए होता है और राष्ट्रपति को अपने वेतन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(4) के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियां एवं भत्ते में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगला आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान तथा अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण करने पर संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। बेसिकली राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा के लिए ही बनाया जाता है और अगर राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है तो संसद के द्वारा उसे महाभियोग, जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है, उसके तहत इसको हटाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रधान जो है वो प्रावधान ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग के चरण आपको हम बता देते हैं। तो महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो ये पहले तो इस पे आरोप प्रारंभ होता है और जब आरोप प्रारंभ होता है तो उसमें 25% सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। ऐसे नहीं है कि कभी भी कोई भी सदस्य का मन हुआ तो उठा के राष्ट्रपति बोले राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा रहा है कि मुंह उठा के चल दे कोई भी सदस्य। कल के दिन आप ही मान लीजिए आपकी कोई निर्वाचित सदस्य है तो उसका मन हुआ कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो उठा के चल दिया, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब 25% सदस्यों की अनुमति चाहिए होती है तो आरोप प्रारंभ के लिए। तो आरोप का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है, महाभियोग प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है ये अब हम किसी भी संसद से शुरू कर सकते हैं। लोकसभा से भी ला सकते हैं और राज्यसभा से भी ला सकते हैं, लेकिन जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उस पर 1/4 यानी कि 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आप अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के 1/4 यानी कि 25% सदस्यों के उस आरोप पर हस्ताक्षर होने चाहिए महाभियोग पर, और अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो राज्यसभा के 25% सांसदों के वहाँ पे हस्ताक्षर होने चाहिए। सूचना अथवा नोटिस आरोप के आशय सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन के पहले ये सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, पारित होने के लिए बहुमत। तो राष्ट्रपति जो महाभियोग होता है उस पर जब महाभियोग का प्रस्ताव को लाया जाता है तो 2/3 बहुमत से इसको पारित करना होता है, लेकिन आरोप सिद्धि के लिए वहाँ पे एक चौथाई चाहिए था जो कि कितना 25% था। लेकिन पारित होने के लिए बहुमत जो होता है वो 2/3 बहुमत होना आवश्यक होता है, जिसे पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन पहले सदन के आरोप की जाँच करता है और महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में 2/3 बहुमतों से पारित होने की भी आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की उपस्थिति, राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया में उपस्थित होना या अपना, आगे इस पेज पे हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे, या कोई भी अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। महाभियोग के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण होने वाले अधिकारी कौन से होते हैं? तो संघ के मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं और भारत के महान्यायवादी जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब तक इनको चाहे तब तक ये बने रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन संविधान में माना गया है तो ये चीज़ हमें देखनी होगी। इसके बाद आता है भारत के सभी राष्ट्रपति। तो भारत के सभी राष्ट्रपतियों की अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, वर्ष 1962 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद अगले राष्ट्रपति कौन है, जिनकी सारी डिटेल ही देख लेते हैं हम लोग। भारत के पहले ये आपके खाद्य मंत्री थे। ठीक है, और वो 2 बार राष्ट्रपति चुनने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में इन्होंने झंडा फहराया गया था। भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। गांधी जी ने इन्हें अजात शत्रु कहा था। बिहार सरकार ने इन्हें देश रत्न की उपाधि दी थी। दूसरे राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं। 13 मई 1967 तक रहते हैं। वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित इनको किया जाता है। जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इनका मनाया जाता है। पुस्तकें भारतीय दर्शन, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 13 मई 1969, वर्ष 1963 में भारत रत्न मिला। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। पद पर निधन, मतलब पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी।
अगला आता है वेंकट गिरी, मतलब इनके जो पद पे रहने के बाद जो बनाए गए। वेंकट गिरी 3 मई 1969 से 20 जून 1969 तक भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1964 से 24 जुलाई 1969 तक राष्ट्रपति बनते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है जो आपको ऊपर मैंने नहीं बताया है कि अभी आपने देखा होगा जगदीप धनखड़ जो थे उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति में, वो हम आपको चीज़ बताएंगे। लेकिन आप एक एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू का भी कार्यकाल बचा हुआ है कुछ, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, अगर ये आज के दिन इस्तीफा दे देती हैं तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, मतलब उसके बाद जो एक्ट करेगा वो तो उपराष्ट्रपति चीफ जस्टिस का प्रेसिडेंट का कार्य करेगा, लेकिन जो चुना जाएगा अगला वो बचे हुए टर्म के लिए कार्य करेगा, नए 5 साल के लिए नहीं आएगा। भले वो 25 दिन बचे हों तो 25 दिन के लिए ही वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा, कोई नया राष्ट्रपति पूरे कार्यकाल के लिए चुनकर नहीं आएगा। ठीक है, वो जब डेट हो जाएगी 5 साल, इसके बाद ही वो राष्ट्रपति पूरे कार्यकाल के लिए चुनकर आ सकता है। आगे देखते हैं। बाह्यगिरी वेंकट गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, वर्ष 1975 में भारत रत्न। फारुकुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया था। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये आपको याद रखना है, अली अहमद के समय ही ये 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो जो बीडी जत्ती थे कि 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक के लिए ये आपके राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी आते हैं, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बनते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बनते हैं और 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। ज्ञानी जेल सिंह आते हैं, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक ये कार्य करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इन्हीं के समय किया गया था। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति बनते हैं। वर्ष 1986 के डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। समाधि स्मारक एकता स्थल दिल्ली में ये इनका स्थित है। तो ये वीटो, पॉकेट वीटो क्या था, तो एक डाक संशोधन विधेयक आया था। तो प्रधानमंत्री की मंशा ये थी कि जितने भी डाक आते हैं, यानी कि जो पार्सल आते हैं, ये पहले हम पढ़ लें, इसके बाद पार्सल करा दें, मतलब राइट टू प्राइवेसी। अब किसी का डाक आ रहा है, सरकार पहले ही उसको पढ़ ले रही है, फिर वो किसी के पास जा रहा है, ये संशोधन लाया गया था। मतलब डाक को पढ़ने का अधिकार सरकार अपने पास रखना चाहती थी। तो ये जब कानून लाया गया तो राष्ट्रपति के पास वो कानून जाता है साइन होने के लिए, तो वो उन्होंने पॉकेट वीटो, उसका कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने पास रख लिया। तो ये ज्ञानी जेल सिंह जी ऐसे पहले बनते हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। रामास्वामी वेंकट रमन आते हैं, शंकर दयाल शर्मा आते हैं और केली रत्न रमन नारायण आते हैं जो प्रथम दलित राष्ट्रपति बनते हैं 10वें। इसके बाद 11वें एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक बनते हैं। वर्ष 1997 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जाता है। आगे आता है जो कार्यकाल है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को आप सभी को पता ही होगा, भारत का मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के से संबंधित थे। 15 अक्टूबर उनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1974 से 1998 में पोखरण परीक्षण का महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। 1974 में परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें जो कि अक्सर पूछ ली जाती हैं, भारत 2020, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999, इग्नाइटेड माइंड, भारत के भीतर की शक्ति को उजागर करना, आप खिलने के लिए पैदा हुए हैं, असफलता से सफलता तक, लक्ष्य 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, चुनौतियों के बीच एक यात्रा, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थीं। प्रतिभा देवी पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती हैं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनती हैं। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनती हैं। प्रणब मुखर्जी जी आते हैं 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। गठबंधन के पर्व, द कोएलिशन ईयर और राष्ट्रपति के पद के वर्ष यानी कि प्रेसिडेंशियल ईयर, नाटकीय दशक यानी कि ड्रामेटिक डिकेड, ये इन्होंने पुस्तकें लिखी। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू 22 जुलाई 2022 से और अभी ये वर्तमान में स्थित है। भारत की पहली आदिवासी
राष्ट्रपति जो कि संथाल जाति उड़ीसा झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, इनके खिलाफ यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। सबसे युवा राष्ट्रपति बनती हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति 25 जून 1958 को जन्म हुआ। 64 साल की नियुक्तियां। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति होती है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में आता है। मंत्रिपरिषद ये आपका है अनुच्छेद 75 में। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक ये नियुक्त किए जाते हैं। भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी सहित विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति ही करता है। विभिन्न निकायों के अध्यक्ष यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सशस्त्र बलों के प्रमुख अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है? तो राष्ट्रपति की अगर हम न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को रेखांकित करता है, जिसमें क्षमादान, सजा में छूट, दंड में छूट, राहत और विलंबन की शक्तियां शामिल हैं। इसमें से यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि इन शक्तियों के संबंध में निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलिए आगे इसमें हम देखते हैं तो कुछ सलाह पर लिए जाएंगे और जो बाध्यकारी तथा ऐसे निर्णय जो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होंगे, इस संबंध में 42वें और 44वें संविधान संशोधन का भी संदर्भ दिया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां होती हैं इनका वर्णन किया गया है। क्षमा पार्डन, अपराध की पूर्ण क्षमा, लघुकरण कम्युनिकेशन, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना, जैसे मृत्युदंड को घटाकर आजीवन कारावास करना। देखो, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां होती हैं उनको आप ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति है तो क्षमा को पूर्णतः क्षमा कर दे, और जो लघुकरण होता है जिसमें जो सज़ा होती है उसकी दशा में परिवर्तन करना। मान लीजिए आपको फांसी की सज़ा मिली है और राष्ट्रपति के पास आप लेके गए कि मतलब इस सज़ा में कुछ हमें राहत दी जाए, तो राष्ट्रपति विचाराधीन करके तो उसको राष्ट्रपति आपका आजीवन कारावास में बदल देगा। इसी को हम लघुकरण कहते हैं। परिहार, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। मान लीजिए आपको आजीवन कारावास मिला है तो आजीवन कारावास तो आपका रहेगा। अगर राष्ट्रपति चाहे परिहार करना तो आपके आजीवन कारावास को 20 वर्ष की सज़ा कर सकता है। यह आपका परिहार होता है। विराम, विशेष कारणों से सज़ा कम करना। कुछ ऐसे इमरजेंसी कारण होते हैं जिनसे भी आपकी सज़ा कम की जाती है। प्रिविलंबन, मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन, मतलब मृत्युदंड दी गई है तो उसको निलंबित भी कर सकता है राष्ट्रपति कि अब आपको मृत्युदंड नहीं दी जाएगी, आप आजीवन कारावास की सजाई करेंगे। ये आपका प्रिविलंबन होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सीजेआई परामर्श के बाद की जाती है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार जो बाध्यकारी नहीं है, मतलब ले सकते हैं, ऐसा इमिटेट नहीं है कि उसको ले ही लिया जाए, मतलब सीजीआई हमसे बोले कि आपको लेना ही होगा हमारी सलाह। राष्ट्रपति चाहे, उसकी डिमांड और उसकी थिंकिंग के ऊपर है कि अगर वो चाहता है, उसकी सोच नहीं बन पा रही उस मुद्दे के ऊपर, फिलहाल तो सोच बनी जाती है, रेयर केसेस में ही सीजीआई के पास जाते हैं, क्योंकि स्टाफ आप लोगों को पता ही होगा, जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं उनके चीफ सेक्रेटरी, तो वही अक्सर उनकी सलाह राष्ट्रपति की ही सलाह होती है। और सीजीआई के पास बहुत ही रेयर केसों में जाया जाता है, बहुत देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपका आर्टिकल 143 में कहा गया है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि बाध्यकारी नहीं है कि सीजीआई बोले आपने मुझसे सलाह नहीं ली, ऐसा राष्ट्रपति को बाधित नहीं किया जा सकता है। विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या है? अनुच्छेद 79
संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र बुलाना, आहूत सत्रवान लोकसभा को भंग करना। अनुच्छेद 86 संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का आदेश और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 में राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन, विशेष रूप से आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में, और राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद 331 लोकसभा में मनोनयन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, लोकसभा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है, जो 104 में संविधान संशोधन से हटा दिया गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के साथ ही इसको भी ईडब्ल्यूएस लाया गया और ये एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट जो था इसको रिमूव कर दिया गया। फालतू की चीज़ भी थी, तो ये डिसीजन मुझे ठीक लगा सरकार का। और अनुच्छेद 80 राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसके 4 क्षेत्र होते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये ऐसे 4 क्षेत्र हैं जिनसे 12 राज्यसभा सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अनुच्छेद 108 आता है, तो अनुच्छेद 108 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी, जीडी या किसी भी अन्य एग्जाम्स में, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और डिफेंस के एग्जाम्स में भी ये प्रश्न छाया रहा और छाया है अभी भी। प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर होगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियाँ क्या हैं? तो वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। आत्यांतिक वीटो, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख लेता है तथा इस कारण से यह विधेयक सॉरी एक मिनट, वो थोड़ा पेज पॉज की वजह से ये गड़बड़ हो गया था। तो जो समाप्त हो जाता है, सामान्यतः या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक या वीटो लगाया जाता है। निलंबनकारी वीटो, इस वीटो में शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा जा सकता है। यदि विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करने या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, देखो निलंबनकारी वीटो एक ऐसा होता है कि एक बार आप वापस कर देंगे तो उस पर संसद फिर विशेष कुछ मतलब टिप्पणियां को संशोधित करके आपके पास दोबारा जब भेजती है तो राष्ट्रपति वहां पे बाधित होता है उसको पास करने के लिए। तो जे बी वीटो, इस वीटो का शक्ति के अंतर्गत आप किसी विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देते हैं और ना की स्वीकृति करते हैं, जो आपका ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया था। जे बी वीटो ये होता है जो आपका डाक संशोधन विधेयक आया था उसके संबंध में ज्ञानी जेल सिंह ने न तो उस पर सहमति दी और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए रखा गया, वो वापस लौटाया भी नहीं गया, वो अपने पास ही रख लिया। और यही अभी एक राज्यपाल वाला केस हुआ था, मुझे सही से याद आ नहीं रहा, शायद से वो तेलंगाना वाला मैटर था, आंध्र प्रदेश, हाँ MK स्टैलिन आंध्र प्रदेश के ही शायद से CM है, आई होप मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, हाँ आंध्र प्रदेश की CM है MK स्टैलिन। तो राज्यपाल के लिए कुछ ऐसा लैंग्वेज संबंधित कुछ विधेयक गया था तो राज्यपाल ने वो अपने पास रख लिया था। तो CGI ने उस पर जवाब दिया था कि आपको ये करना होगा, तो CGI राज्यपाल को जवाब ऐसे राज्यपाल से मतलब, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। CGI ऐसे कैसे राज्यपाल को बोल सकते हैं जबकि वो चीज़ संविधान में वर्णित नहीं है, तो राज्यपाल के पास वो अधिकार था तो राज्यपाल ने ऐसा किया। मतलब काफ़ी उस पर डिबेट छिड़ी, तो फिर उसके लिए भी अब कुछ आगे भविष्य में देखिए क्या होता है। और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ संविधान के तहत 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ होती हैं इसमें। और इसमें आपको समय याद रखना है, अनुमोदन के बाद 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। अध्यादेश की अधिकतम सीमा ये आपको याद रखनी है, अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह तक अध्यादेश की अधिकतम सीमा रह सकती है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्तीय विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत करते हैं। भारत की असामयिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वह संसद की किसी अनुमति के बिना इससे धन निकाल सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अनुदान की मांग सदन में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। केंद्र और राज्य के बीच करों के विभाजन के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, तो इसमें राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति किसी देश के साथ युद्ध घोषित और युद्ध समाप्ति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के युद्ध अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां, सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और करार राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति सभी राजदूतों और उच्च न्यायायुक्तों की नियुक्ति करता तथा दूसरे देशों के राजदूत एवं उच्च न्यायायुक्तों को प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 56, 60 में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय आपात ये 352 में दिया गया है, जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध को, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा होता है, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 में दिया गया है। मतलब जब राज्य का जो पुलिस सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाए, पुलिस सिस्टम क्या कोलैप्स कर जाए, राज्य का जो नियंत्रण है वो ही खो जाए, सरकार का जो नियंत्रण है वो अपने क्षेत्र पे यानी कि राज्य पर खो जाए, तभी इसमें राज्य संवैधानिक तंत्र की विफलता 356 में माना जाता है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों को अनुसार शासन करने में राज्य सरकार असमर्थ है तो केंद्र राज्य मशीनरी का सीधा नियंत्रण ले सकती है, जो कि राष्ट्रपति शासन के रूप में माना जाता है। अगला पेज देखते हैं साथ। वित्तीय आपात में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 360, जब भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा होता है तभी राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। तो और ये अब तक आर्टिकल 360 अब तक कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, निम्न राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए: जाकिर हुसैन, फारूक अली अहमद, इनकी मृत्यु जो थी वो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। वे राष्ट्रपति जो किन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, तो नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से, ज्ञानी जेल सिंह पंजाब से, बी.डी. जत्ती मैसूर से। वे राष्ट्रपति जो राजदूत के रूप में नियुक्त हुए: के.आर. नारायण, बी.बी. गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अल्पसंख्यक राष्ट्रपति: जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फारूक अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह सिख और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति थी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुनी गई थी। इसके बाद आता है बी.डी. जद्दी, कार्यवाहक राष्ट्रपति ने मोरारजी देसाई को पीएम पद की शपथ दिलाई। बी.बी. गिरी दूसरे चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति बने थे। सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन बने थे। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति फारूक अली अहमद, क्योंकि इन्हीं के समय वो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी। सर्वाधिक क्षमा करने वाले राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुशर्रफ राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध चुने गए। ये फिर से वही सारी डिटेल आ गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह पुनर्विचार कर सकता है। संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखवाता है। सभी दशाओं के में मृत्यु दंड की क्षमा शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। राष्ट्रपति को उसकी पदविधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्र के मंत्रिमंडल में ही नियुक्त होती है। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान में कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक केंद्र नहीं होता है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका की शक्ति का वास्तविक केंद्र जो होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो कि पीएम के अधीन आती है, वही होता है। तो जो इसका जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन ब्रिटिश वास्तुकार
एडविन लुटियंस ने तैयार किया था वर्ष 1950 में। इसे वायसराय हाउस से जाना जाता है। जब हम अभी आगे संसद डिस्कस करेंगे तो उसमें हम नया संसद भवन जो टॉपिक है अपना उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उपराष्ट्रपति को, इसके बाद भारत का न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसमें उपराष्ट्रपति, भारत का न्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम डिस्कस करा देंगे। इसके बाद आपकी संसद में लोकसभा, राज्यसभा और उसके कार्य को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है तो वहाँ से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।